Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 27 July 2017. So let's get started. So first news item here is Nitish Kumar resigns as Bihar Chief Minister and sworn in within 14 hours as Chief Minister again. तो 26 जुलाई को रातों रात तख्ता पलट हुआ है बिहार में और वहाँ की जो सरकार थी एग्जिस्टिंग वो गिर गई और नई सरकार फॉर्म हुई अगले ही दिन। सो हुआ क्या, जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है गवर्नर केशीनाथ त्रिपाठी को एंड इट वाज एक्सेप्टेड। तो उन्होंने सीएम के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और बिहार में जो गवर्नमेंट थी वो एक्चुअली एक कोलिशन गवर्नमेंट थी विच वाज कॉल्ड ग्रैंड अलायंस और महागठबंधन, क्योंकि 2015 में जो बिहार में इलेक्शंस हुए थे असेंबली इलेक्शंस, उसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। इस वजह से तीन पार्टी साथ में आई, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीन पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी और इनको 178 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 243 सीट्स इन बिहार असेंबली। तो इनको क्लियर मेजोरिटी थी और उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। बट सीएम हैज़ रिजाइंड ऑन 26 जुलाई। तो सीएम जब रिज़ाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है और सरकार गिर जाती है। ठीक है, जब तक कि अगला सीएम नहीं चुना जाएगा और वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा तब तक कोई सरकार वहाँ पे नहीं रहेगी और जो रूल है वो गवर्नर के हाथ में रहेगा। तो इस केस में होता क्या है कि जो पार्टी इंटरेस्टेड होती है सरकार बनाने में, दे कॉन्टैक्ट द गवर्नर और गवर्नर को जाके वो कन्विंस करते हैं, उनको प्रूफ दिखाते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है, यहाँ पे वी हैव मोर देन 50% एमएलएज ऑन अवर साइड। तो ऐसा ही हुआ, नीतीश कुमार गए बीजेपी के साथ मिले और उन्होंने ग्रैंड अलायंस से बाहर निकल के एक दूसरा अलायंस फॉर्म किया बीजेपी के साथ और उन्होंने जाके 132 एमएलएज प्रूव किए केशीनाथ त्रिपाठी को, गवर्नर को, और उसके बेसिस पे उन्होंने उनको अगेन सीएम अपॉइंट किया और उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी आज थर्सडे को 27 जुलाई को मॉर्निंग में 10 o'clock पटना में की गई। ठीक है, तो इस तरह से वो 14 घंटे के अंदर फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और रेजिग्नेशन क्यों दिया गया अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार, उनके जो अपनी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ही हैड सम डिफरेंस विद हिज एलाइज ओवर द करप्शन चार्जेस ऑन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, और उन सारी डिफरेंसेस के चलते उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एंड जेडीयू हैज अलाइड विद बीजेपी नाउ एंड इट हैज प्रूवन इट्स मेजोरिटी एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। बट उसके बाद में फॉर्मेलिटीज अभी खत्म नहीं हुई, उसके बाद एक फ्लोर टेस्ट होगा, जो उनकी विधानसभा है वहाँ पे एक फ्लोर टेस्ट होगा 29 जुलाई सैटरडे को, और वहाँ पे वोटिंग होगी और वहाँ पे इनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। और लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, लॉ पैनल नॉट फॉर डीएनए बैंक टू फाइट क्राइम। तो यहाँ पे क्या है कि एक डीएनए बैंक बनाने का एक प्रपोजल आया था काफ़ी पहले सरकार के पास, लेकिन उसमें काफ़ी लीगल हैसल्स थे, उसमें कुछ लीगल क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो ये लॉ पैनल के पास गया और लॉ पैनल ने अपना रिसेंटली क्लैरिफिकेशन दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो व्हाट इज़ डीएनए बैंक? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बैंकिंग इज सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक मटेरियल and the law commission has approved a central bill for regulating use of DNA based technology as a forensic tool in civil and criminal proceedings and for the identification of missing persons and unidentified bodies. But एक कंसर्न रेज किया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा कि दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन्स। बट लॉ कमीशन ने सब कुछ स्टडी करने के बाद अपना रिस्पॉन्स दिया है कि डीएनए बैंक इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन्स, गवर्नमेंट कैन गो अहेड विद इट्स प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डीएनए बैंक्स आर रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है डीएनए बैंक से? तो डीएनए बैंक जो बनाए जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ में है भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होगा कि डीएनए प्रोफाइल स्टोर किए जाएंगे अंडर वेरियस कैटेगरीज अंडर डिफरेंट इंडिसेस। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, क्राइम सीन से जो डीएनए मिलता है उसको एक तरफ रखा जाएगा, देन सस्पेक्ट्स का जो डीएनए होता है उसको भी स्टोर किया जाएगा सेपरेटली, देन ऑफेंडर्स का जो डीएनए है, मिसिंग पर्सन्स का जो डीएनए है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें ये सारी डेटा केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द प्राइमरी एम हियर, दैट इज़ अ मेन पर्पज़। बट यहाँ पे क्योंकि सिविल सोसाइटी ने काफ़ी प्राइवेसी की बातें की थी और बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए थे, इस वजह से डेटा सेफगार्ड करने के भी प्रोविजंस लाए गए हैं। तो उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड एक प्रपोज किया गया है एंड इट इज़ टू बी सेटअप टू ले डाउन द प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए लेबोरेटरीज, सुपरवाइज देयर फंक्शंस। तो उसको ओवरसी करने के लिए एक ओवरसीइंग बॉडी होगी, रेगुलेटरी बॉडी, डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड। तो ये प्रपोज किया गया है लॉ कमीशन के द्वारा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ टू बी मेंटेन्ड इन सेफ कीपिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, और उसका अगर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कहीं पे होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं पे होता है, तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 2 लाख रुपीज़ का फाइन वहाँ पे प्रोविजन है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द डीएनए बैंक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, Assam law on parliamentary secretaries unconstitutional, says Supreme Court.
तो सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंटली रूलिंग आई है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ का जो प्रोविज़न होता है, कई सारे स्टेट्स इस प्रोविज़न को मिसयूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर एक रूलिंग आई है। रिसेंटली आम आदमी पार्टी का भी एक केस आया था जिसमें 21 MLAs को उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाया था और देन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया था और दे सेड कि स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ पावर टू क्रिएट दिस पोजीशन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वील सी हाउ। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड असम लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता कौन है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स टू असिस्ट द कैबिनेट। तो ये MLAs ही होते हैं बेसिकली। बट क्या होता है कि देखिए बहुत सारे MLAs चुन के आते हैं विधानसभा में, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट सभी मंत्री नहीं बनते हैं। ठीक है, उनको एक मंत्रिमंडल नहीं मिलता है, दे डोंट गेट अ पोर्टफोलियो, राइट। तो क्या होता है कि उनको संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई देम, कई बार सरकारें क्या करती है, मेजोरिटी पार्टी क्या करती है कि उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना के मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओहदा दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज़ अ कैप ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट इज़ पुट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 91st अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, उसमें आर्टिकल 164(1)A इंसर्ट किया गया था और उसमें इट स्पेसिफाइज दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू बी विद इन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली। और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए लागू होता है और ये परसेंटेज 10% है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ यूनियन टेरिटरी विद सम स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164(1)A एंड 15% वाला जो फिगर है आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। देन द रूलिंग विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द प्रेजेंट असम गवर्नमेंट एज इट हैज़ नो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो असम की जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें कोई अभी इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रेजेंटली कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं है। ये जो रूलिंग दी गई है ये 2004 के में जो एक बार हुआ था उसके बेसिस पे की गई है, क्योंकि उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कुछ अपॉइंट किए थे, तो उसको अभी चैलेंज किया गया है। तो ये रूलिंग उसके लिए है। प्रेजेंटली असम में ऐसा कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ जो उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स तो 60 है। तो उन स्टेट्स में क्या है कि 26 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं और उसको काउंट करने से इट इज़ मोर देन 43% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 60 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पे ये रूल क्लियरली वायलेट हो रहा है, तो उनको ये प्रॉब्लम होने वाला है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये मुद्दा उछलता रहता है बीच बीच में। सो जस्ट गो थ्रू इट। And let's come to next news item. Jeff Bezos becomes world's richest person, surpassing Bill Gates. तो बिल गेट्स अभी सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं वर्ल्ड के। जेफ बेजोस इज फर्स्ट। कौन है जेफ बेजोस? ही इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजॉन। ठीक है, और ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की जो उनको रैंकिंग मिली है दैट इज़ बेस्ड ऑन द Forbes.com और उनकी जो एक रियल टाइम लिस्ट ऑफ बिलियनर्स आती है उसके बेसिस पे ये न्यूज़ आइटम बनी है। ठीक है, और उनका जो नेटवर्थ है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इट इज़ $90.6 बिलियन और बिल गेट्स का ज़रा सा उनसे पीछे $90 बिलियन, राइट। बट बिल गेट्स जो है उन्होंने पिछले 23 ईयर्स में फॉर 18 ईयर्स ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, सो दैट इज़ हिज रिकॉर्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड। Britain to ban sale of all diesel and petrol cars from 2040 because poor air quality is a major health risk in Britain और वहाँ पे इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 40,000 लोगों की मौत होती है इन UK ईच ईयर। सो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड काफ़ी बोल्ड स्टेप है। एंड सम ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो लाइक जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, दे हैव ऑल्सो अनाउंस्ड अ सिमिलर मूव लेटली, राइट। सो इस पर फर्दर कुछ कमेंट्रीज आएंगी दैट विल कवर इन द नेक्स्ट सेशंस। अभी आगे बढ़ते हैं। सो न्यूज़ आइटम्स में एक्चुअली उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज, बट आज हम GM मस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिकॉज GM मस्टर्ड जो है वो काफ़ी दिन से न्यूज़ में है और आगे भी ये न्यूज़ में बना रहेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज़ अ GM क्रॉप? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? Genetically modified crops are plants used in agriculture, the DNA of which has been modified using genetic engineering techniques. ठीक है, तो जो नॉर्मल क्रॉप आपको मिलता है उसमें कुछ स्पेशल वैरायटी लाने के लिए, उसमें कुछ स्पेशल ट्रेट लाने के लिए उसको जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया जाता है, वही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बट ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ बेनिफिट होगा। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GM क्रॉप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, देन ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस सच एज ड्रॉट एंड लो टेम्परेचर और सॉल्ट इन द सॉइल। ये सारी चीज़ों को झेल जाती है ये जो फसल होती है। देन हाई यील्ड एंड फास्ट ग्रोथ, सो दे कैन बी कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन एरियाज विद शॉर्टर ग्रोइंग सीजन्स, ये चीज़ है। देन इट कैन बी मेड मोर न्यूट्रिशियस, इसमें न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। एंड इट मे बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस मेडिसिन थ्रू देम, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। इस वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं GM क्रॉप्स के, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और ड्रॉबैक्स थोड़े से ज़्यादा सीवियर हैं, थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं। इस वजह से इतनी पॉपुलैरिटी GM क्रॉप्स को नहीं मिल पाई है इंडिया में। तो फर्स्ट थिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ यही हो जाती है कि द साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस आर नॉट क्लियर बिकॉज डेवलप्ड नेशंस में भी GM क्रॉप्स काफ़ी यूज़ होते हैं बट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं। वहाँ पे जो मीट एनिमल्स जो होते हैं
उनको उनके कंजम्पशन के लिए जीएम क्रॉप्स वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, वहाँ पे जीएम क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस पे जो साइड इफेक्ट्स उसके हैं, दोज आर नॉट क्लियर। then they can also cause ecological damage, that is also a challenge. Then challenge of intellectual property rights, because इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी खर्चा आता है, और जो कंपनी ये करती है फिर उसके जो बीजों के जो दाम होते हैं, जो सीड्स के जो रेट्स होते हैं, वो फिर उसमें वो अपनी मोनोपली चलाते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली थ्रेट टू द फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट भी उसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर कर नहीं पाती है, तो दैट इज़ एन इशू। देन लेट्स कम टू GM मस्टर्ड। जो GM मस्टर्ड है, DMH11 इट इज़ कॉल्ड, और ये जो है इंडिया में बनाया गया, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड इट वाज अ पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट जिसमें 70 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। सो इसके फील्ड ट्रायल्स वगैरह किए गए थे, और उसके बाद इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है इस फील्ड की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC, जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर है इंडिया का, दे हैव अप्रूव्ड द एनवायरमेंटल रिलीज एंड कल्टिवेशन बाय फार्मर्स ऑफ DMH11। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया इस चीज़ को, लेकिन उनके अप्रूव करने के बाद क्या होता है कि दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल अप्रूवल, कि इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह हमने सब स्टडी कर लिए एंड टेक्निकली इट इज़ फीजिबल, बट उसके बाद वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में फाइल जाती है एंड फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम देयर। सो इसके लिए अगला स्टेप वही है। देन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि GM क्रॉप्स और इंडिया का क्या नाता है, क्या रिलेशन है। सो इंडिया ने GM क्रॉप्स के नाम पे सिर्फ BT कॉटन यूज़ किया है अभी तक। GM फूड क्रॉप में तो अभी तक हम गए नहीं हैं। BT कॉटन इज़ जस्ट अ कमर्शियल क्रॉप, तो उसी में एक हमने BT कॉटन यूज़ किया है अभी तक, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2002। BT ब्रिंजल भी आया था बीच में, और GEAC जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर है इंडिया का, उन्होंने अप्रूव भी किया था 2007 के अंदर, सिमिलरली जैसे उन्होंने अभी GM मस्टर्ड को अप्रूव किया है। बट वहाँ भी वही इशू हुआ, वो फाइल जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में जाके अटक गई, वहाँ पे उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चल रहा है कि वेदर वी शुड गो फॉर GM क्रॉप्स और नॉट। और जो BT ब्रिंजल है वो डेवलप किया गया था माइको के द्वारा, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, इन कोलैबोरेशन विद धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और जो GM मस्टर्ड है वो डेवलप किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ GM मस्टर्ड। जो 70 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए हैं इस प्रोजेक्ट पे, उसका क्या बेनिफिट मिला हमें। तो इसमें क्या है कि इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड सीड, तो पेटेंट रिमेन्स विद द गवर्नमेंट अनलाइक BT कॉटन विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो इशू है, वहाँ पे जो मोनोपली वाला इशू है, वो यहाँ पे एटलीस्ट हमें तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वन एडवांटेज। देन यील्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय अप टू 30%, दैट इज़ द मेन एम एक्चुअली। और ऐसा क्यों चाहिए, मस्टर्ड को क्यों चुना गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। तो ये उसका रीज़न ये है कि इंडिया इंपोर्ट्स 15 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल वर्थ $11 बिलियन एनुअली। सो ये एक्सचेकर के ऊपर जो इतना प्रेशर पड़ता है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बिगड़ता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे डिप्लीट होते हैं इस वजह से, ये थोड़ा कंट्रोल में आएगा। ठीक है, सो दैट वाज द होल आइडिया, और जो येलो रेवोल्यूशन वाली जो पूरी बात होती है वो इसी को लेकर है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो GEAC हैज़ गिवन द अप्रूवल, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओनली अ टेक्निकल अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बट द फाइनल से इज़ ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो वो लोग अगर अप्रूव करते हैं तो कमर्शियली ये मार्केट में आ जाएगा। सो इफ़ अप्रूव्ड फॉर कमर्शलाइजेशन इट वुड बी इंडियाज़ फर्स्ट GM फूड क्रॉप। ठीक है, तो ये सारी बात थी GM मस्टर्ड के बारे में। सो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन, रेगुलर नोटिफिकेशंस, एंड यू डोंट मिस आउट एनीथिंग इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट। और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू टेक देम अप इन द कमिंग लेक्चर्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल।